के पास, जिनके साथ कुमार विश्वास लाइव जुड़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी की डिमांड थी कैंपेनिंग के अंदर, तो वो कवि, पोएट और साथ ही साथ लेखक कुमार विश्वास की थी। कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, कांग्रेस को विलुप्त करने में और बीजेपी को लुप्त करने में अगर किसी की सबसे ज्यादा दरकार रही तो वो कुमार विश्वास थे ना? नहीं, दरअसल क्या था दीपक जी कि जो मध्यम वर्गीय दिल्ली है, जो कहीं फैन सिटर है, जो ना नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ना अरविंद केजरीवाल के, जो ना आम आदमी पार्टी की है, ना भाजपा की है, जो राष्ट्रवाद के सवालों से जुड़ी रहती है, नेशनलिज्म के सवालों से जुड़ी रहती है, जो बातचीत करती है फेसबुक पर, ट्विटर पर, जो कन्विंसिंग चाहती है पॉलिटिकल डिबेट में, उसको एड्रेस करने का काम पार्टी ने मुझे सौंपा था 1 महीने पहले चुनाव से। और खासतौर पर सोशल नेटवर्किंग मीडिया और मीडिया, इन दोनों का काम भी सौंपा था। सोशल नेटवर्किंग मैं देख रहा था पार्टी की बहुत शुरू से, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ज्यादा देख रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी ने मुझसे जो जो चाहा था, मैं उसकी उम्मीद पर खरा उतरा। और योजनापूर्वक मेरी जो सभाएं हैं वो उन्हीं पॉकेट्स में लगाई गई थी जहां बीजेपी डोमिनेंस ज्यादा थी और जहां हमारा पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो एक एक सभा में 10-10 हजार लोग आए और लोगों ने बात की, और मैंने खुद में भी काफी सुधार पाया। लोगों को भी ये नई बात पसंद आई कि पुरानी आक्रामकता की बजाय इस बार एक समझाइश वाला वक्ता आया है, जो समझा रहा है, जो संवाद कर रहा है, जो चाहता है कि लोकतंत्र में वैकल्पिक व्यवस्थाएं सदा होनी चाहिए। लोहिया जी कहते थे कि लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, तभी उसमें स्वाद आता है, वरना जल जाती है। तो ये बात जनता को पसंद आई और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी आनंद का क्षण है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते और कवि होने के नाते भी, कि सत्ता के अहंकार ने जिस भाषा को बहुत कमजोर समझा था, जिसे खरीदने की, धमकाने की या तटस्थ हो जाने की सलाह, प्रलोभन और धमकी तीनों मिली, आखिरकार उस आवाज को दिल्ली की जनता ने प्रेम किया। किसने आपको प्रलोभन दिया? बता दीजिए, आज खोल दीजिए कच्चा चिट्ठा। आप इतने पुराने पत्रकार हैं, आप अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आते। नहीं, पत्रकार अगर अपनी प्रवृत्ति कच्चा चिट्ठा नहीं है, सब अगर अपने अपनी आत्मीय लोग भाषा हैं, चेंज कर ले तो फिर क्या रह जाएगा कुमार भाई? नहीं, वो सही है, लेकिन पुराने सब मित्र हैं, सब बहुत पहले से कवि सम्मेलनों के साथी हैं। आप भी मेरे पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता और साथी रहे, सुनते रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आपको समझाइश में समझाते हैं कि ठीक है, देखे ठीक नहीं है, सरकार होती है, 5 साल रहना होता है, अभी तो 10 साल जाएगी सरकार, और आप तो स्वयं राष्ट्रवादी हो, समझो आपको साथ, और वो तरह तरह की बातें कहते हैं। मैंने सबसे उनसे कहा, मेरा साथ मुद्दों का है। भ्रष्टाचार विरोधी जिस जन आंदोलन को इस देश ने आवाज दी है, और मुझे कवि होने के अतिरिक्त इतना मुझे स्नेह दिया है, जो नागार्जुन की परंपरा है, जो दुष्यंत की परंपरा है, मैं उसका सबसे गरीब, सबसे छोटा आदमी हूं, जो भाषा में इतना समृद्ध नहीं हूं जितने बड़े वो थे, लेकिन उस आवाज का वाहन तो कर ही सकता हूं, उसको आगे तो ले जा सकता हूं। और बाकी ये जो प्रलोभन है, ये सब तो आते जाते रहते हैं। किसको याद रहता है कि किस किस को पद्मश्री मिली, किसको याद रहता है कि कौन कौन अकादमियों के अध्यक्ष रहे, और किसको याद रहता है कि किस किस ने फिल्में गाने लिख लिए और किस किस को टेलीविजन के बड़े प्रोग्राम मिल गए। सबको ये याद रहता है कि युग में जब आंदोलन हुआ, आवाज उठी, तो बिस्मिल किधर था, अशफाक के साथ था या नहीं था? बिल्कुल, अशफाक के साथ बिस्मिल था कि नहीं। लेकिन कुमार भाई, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूं ना कि इस बीच कुमार विश्वास को धमकाने की भी कोशिश की गई थी? नहीं, कई बार कहता है, आपके बड़े लोग आपसे कहते हैं कि क्या पागलपन करते हैं, उनका अधिकार है। अब आपकी आयु ऐसी है, वो 60-70 साल के लोग हैं, उनके पास बैठते रहे, आप 20 साल से कवि सम्मेलनों में बैठते रहे, मिलते रहे, तो आपसे अधिकारपूर्ण तरीके से धमकाते हैं कि अब बकवास बंद करो, अब छोड़ो ये सब, अब सही जगह खड़े हो, तुम्हारी जगह वो है और तुम्हें ये करना चाहिए, या राजनीति छोड़ो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो उसको धमकाना भी कहा जा सकता है, बड़ी स्नेहपूर्ण डांट भी कहा जा सकता है। और बीच में काफी कठिन समय रहा, 2 महीने मेरे लिए बहुत कठिन रहे, पिछले 2 महीने चुनाव से पहले के। बड़ा अकेलापन भी रहा, जूझते हुए हम सबके लिए रहे, लेकिन जनता ने बल दिया, और इस बल की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पहली जिम्मेदारी है अरविंद की भी, मनीष की भी, और तमाम उन साथियों की जो सरकार में दिल्ली के सपनों को पंख दे सकेंगे। जिम्मेदारी की हम बात करेंगे, लेकिन मेरा सीधा सवाल, और मैं सीधा जवाब चाहूंगा कुमार विश्वास से, क्योंकि वो 2 टूक बोलते हैं। आपने मोदी को हराया है, बेदी को? नहीं, हमने ना मोदी जी को हराया, ना बेदी जी को हराया। हम एक सकारात्मक एजेंडा लेके गए थे, याद हो आपको दीपक जी, हमने दिल्ली डायलॉग जैसी एक पहल करी थी कि यूथ से अलग डायलॉग करेंगे, लड़कों से अलग डायलॉग करेंगे, महिलाओं से अलग, ग्रामीणों से अलग। दिल्ली ने सकारात्मक पहल को बहुत अच्छे से स्वीकार करा, और जो नुकसान कांग्रेस को
मोदी विरोधी आंदोलन करने से हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल विरोधी आंदोलन करने से हुआ। लोगों को लगा कि इस पर बात मत करिए कि वो क्या करता है, वो टॉक्सिक है कि नहीं है, वो बंदर है कि नहीं है, या और जो अपशब्द कहे गए उनको क्या दोहराना, बड़ी कड़वाहट थी। लेकिन ये बताइए कि आपका प्रोग्राम दिल्ली को लेकर क्या है, पूर्ण राज्य के बारे में क्या है, बिजली के बारे में क्या है। तो देश ने इस सबको स्नेह दिया और सरकार की और सत्ता की अहमियता को फिर नकारा। यह आम आदमी पार्टी के लिए भी संदेश है। मूलतः भारतीय जनता पार्टी की इस पराजय में भाजपा के लिए आत्मचिंतन छिपा है और आम आदमी पार्टी के लिए आत्मनिरीक्षण छिपा है, सेल्फ इंस्पेक्शन छिपा है। आत्मनिरीक्षण छिपा है, आपने ये तो कहा। मैं आम आदमी पार्टी पर आऊंगा, लेकिन सब कहते हैं कि आपने मोदी के विजय रथ को रोक लिया है, पूरी तरह से हॉल्ट करा दिया है दिल्ली में। नहीं, ये बड़ी अजीब है। देखिए, क्या इंदिरा विरोधी मोर्चा, मोदी विरोधी मोर्चा, प्रो कांग्रेस मोर्चा, एंटी कांग्रेस मोर्चा, प्रो भाजपा, ये गलत बात है। लोकतंत्र सहकार से चलता है। आपको याद है जब काउंटिंग चल रही थी और एक पिक्चर स्पष्ट हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी 9, 10, 7 सीटों पर आगे पीछे थी, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि उनकी कुछ भी सीट रहे, हम चाहेंगे कि वो पीओसी लें, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है एलओपी, वो जरूर लें वो। और अरविंद ने भी उसको एंडोर्स करके रीट्वीट किया था। लोकतंत्र स्वीकार से चलता है। अभी आपने मैं पहले बैठ गया था चैनल पर, तो मैं आवाज सुनना था जो एंकर कह रही थी कि बड़े खराब भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की गई और खासतौर पर प्रधानमंत्री के पद से इस्तेमाल की गई। आज मिलना पड़ा। लोकतंत्र की यही ताकत है। जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था नरेंद्र मोदी जी को, वही अमेरिका बाहें फैलाकर उनके जीतने के बाद खड़ा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं थी, ये देश की जनता की ताकत थी। और आज अरविंद केजरीवाल, जिन्हें टॉक्सिक कहा गया, नक्सली कहा गया, अराजक कहा गया, बंदर कहा गया, अगर आज उनको देश के प्रधानमंत्री ने, कार्यकारी प्रमुख ने अगर बुलाकर चाय पिलाई और उनका स्वागत किया, उन्हें धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी, तो ये भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ताकत है। इसको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना अरविंद को, ना नरेंद्र मोदी को। तो हमारा कोई इरादा नरेंद्र मोदी रथ रोकने का नहीं है। हमें चाहते हैं दिल्ली में विकास का हम ऐसा काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा शासन चलाएं कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालयों को भी उसे अडॉप्ट करना पड़े। आपको याद होगा पिछली बार जब सुरक्षा नहीं ली थी अरविंद केजरीवाल ने, तो वसुंधरा राजे जी ने अपनी सुरक्षा में कटौती कर दी थी, अखिलेश यादव जी ने अपनी सुरक्षा में कटौती कर दी थी। तो अगर इसी के माध्यम से राजनीति थोड़ी थोड़ी बदलेगी तो देश के लिए अच्छा होगा। मतलब आप फिल्म का वो डायलॉग कहेंगे, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। हाँ, वो भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने फिल्म की बात की, तो स्पाइडरमैन फिल्म का जो नायक है उसने अच्छा डायलॉग बोला था। वो कहता है कि बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती हैं। तो आज दिल्ली ने जैसे जैसे सीट बढ़ाई, हम सुबह बात कर रहे थे जब काउंटिंग से पहले मैं और अरविंद, तो लगा था 45-50 पे हम दोनों कन्विंस थे, पर जैसे जैसे मत प्रतिशत बढ़ा, सीटें बढ़ी, तो हमको लगने लगा कि ये तो इतनी आंखें, इतने दिल, इतने हाथ, इतने दिमाग, इतनी चिंताएं, इतनी अपेक्षाएं एक साथ धड़केंगी हमारे साथ। तो एक एक कदम आपको बहुत संभाल के रखना है, ठीक से रखना है और ध्यान रखना है कि जो पाश की लाइन है, सबसे खतरनाक होता है आदमी के सपनों का मर जाना। तो जब तक प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा, लोगों ने विश्वास करा। पर जिस दिन अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला था, लोगों का दिल टूट गया। लोगों को लगा अरे अब ये क्या बात हो गई, आपने कहा और अब आप कह रहे हो जुमला है। तो ये सरकार ध्यान रखे कि इसने जो जो कहा है, घोषणा पत्र में जो जो कहा है, वो ऐसे ही मान्य है जैसे किसी आस्तिक सनातनी के लिए गीता, किसी मुसलसल ईमान मुसलमान के लिए कुरान पाक, और किसी अच्छे ईसाई के लिए बाइबल, और किसी सदगुरु के प्रति समर्पित सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन कुमार, आपको नहीं लगता कि इस बार मिडिल क्लास ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है? अगर दिया है तो क्या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, बीजेपी के की जो नीतियां हैं, पार्टी का जो एजेंडा है, उसको पूरी तरह से जनता ने अस्वीकार कर दिया? ये मुझको लगता है दीपक, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने चुनाव में एंट्री ली थी, जब मेरी पहली सभाएं प्रारंभ हुई थी, उससे पहले आप सबके आकलन में मिडिल क्लास हमसे काफी छिटका हुआ था। उसका विमर्श हम नहीं बदल पा रहे थे और उस विमर्श को बदलने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे विशेष रूप से दी थी कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, माइनॉरिटीज, ये सब हमारे साथ बिल्कुल एकजुट हैं। यहां भाजपा घुस भी नहीं पा रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल क्लास में, क्योंकि मिडिल क्लास कन्विंसिंग मांगता है, वो आपसे संवाद लगातार करता है, वो आपकी बहसें देखता है। वही है जो आपके प्रोग्रामों की टीआरपी बढ़ाता है, न्यूज चैनल्स की। वो आपसे सोशल नेटवर्किंग पे भी बातचीत चाहता है, वो आपके गली के कोने पर खड़ा होकर बातचीत चाहता है। और उस कन्विंसिंग में हमने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कहे हुए वादों से मुकर रही है, किस तरह से इनका सो कॉल्ड नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो स्यूडो नेशनलिज्म है, उसमें फर्जी राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद ये है जो हम लोग कर रहे हैं, असली भारत माता की जय ये है। और धीमे धीमे उसमें संवाद फैला
मैं मान के चलता हूं कि अगर औसत 10,000 लोगों की एक मीटिंग थी, तो एक आदमी अगर 5 लोगों से बात करता है तो एक मीटिंग में 50,000 लोगों से आपका संवाद होता है, और एक दिन में आप 4 मीटिंग करते हैं तो 2 लाख लोगों को आप संवाद कर पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज दिल्ली के हर नागरिक से संवाद कहीं ना कहीं हो गया था 1 घंटे के भाषण में। एक दिन में 4 सभाएं होती थी और रोड शो होता था और सुबह पदयात्राएं होती थी। तो उसके बाद मध्यम वर्ग को लगना शुरू हो गया। लेकिन इसमें स्वयं भाजपा का भी बहुत योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीतियां बनाई, वो सब रणनीतियां उन पर उल्टी पड़ी। चाहे वो अवाम के द्वारा एक हमला करा गया हो, चाहे वो अरुण जेटली जी और जो शाही मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बड़े खतरनाक मैसेज पोलराइजेशन करा देने वाले, वो सब जो रणनीति थी, उसमें हमने सत्य की ताकत का इस्तेमाल किया। हमने कोई योजना नहीं बनाई, बाहर निकले और कहा कि थैंक यू, नो थैंक यू, हमें आपका नहीं चाहिए समर्थन। जबकि बड़ा मुश्किल निर्णय था, लेकिन एक क्षण के सौवें हिस्से में सब साथियों ने निर्णय लिया और कहा कि नहीं चाहिए। उससे मध्यम वर्ग बड़ा कन्विंस हुआ। मध्यम वर्ग को लगा कि एक तरफ ये है जो एक हरियाणा के बाबा के चरणों में पड़े हुए और कह रहे हैं कि 20 लाख वोट हैं उनकी, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। एक ये है जो धर्म को राजनीति में प्रवेश कराते रहे, कांग्रेसी हैं जो इन्हीं के दरवाजे पे पड़े रहे, और एक ये नए लड़के हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, हमको धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमको पूरी दिल्ली चाहिए। तो लोगों ने मध्यम वर्ग ने इसे स्वीकार किया। कुमार भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे आपके 3 फेमस डायलॉग हैं, डायलॉग नहीं करूंगा, जो 3 फेमस संवाद हैं जो आपके मन को छूते हैं, जो मिडिल क्लास के मन को छुए, वो जरूर पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ इस महाविजय पर आपका विश्लेषण भी जानता रहूंगा। लेकिन मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर। जी हां, चींटी वाकई पहाड़ पर चढ़ गई है और दिल्ली में प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को, और उसी के नेता कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। कुमार, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप बात कर रहे थे कि किस तरह से निगेटिव कैंपेन की गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, किस तरह से उनको बीजेपी ने अपने जाल में, एक निगेटिव कैंपेन के जाल में घेरने की कोशिश की और वो निगेटिव कैंपेन चल नहीं पाई। लेकिन हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि किरण बेदी जो हैं वो जितनी बोलती रहेंगी आम आदमी पार्टी को उतना फायदा हो गया। तो किरण बेदी बोलती रही और आम आदमी पार्टी को फायदा होता रहा। नहीं दीपक, इसमें क्या हुआ था कि जब पहली बार किरण बेदी जी को लॉन्च किया था, तो अब चूंकि चुनाव निबट चुका है, इसका कोई नकारात्मक सकारात्मक अंतर तो पड़ना नहीं मेरी बात का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले कुछ घंटों में हम लोग बहुत सख्ते में थे और चैनल्स भी कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि ये दिस इज कॉल्ड अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या चौंकाया है इन लोगों को। और हमको भी लग रहा था कि अगर ईमानदार किरण बेदी और ईमानदार अरविंद केजरीवाल के बीच कंपटीशन अगर इन लोगों ने पैदा किया तो मध्यम वर्ग को कन्विंस करने में दिक्कत होगी। तो आपको याद होगा कि उसी घोषणा के लगभग 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद एक ट्वीट मैंने किया था, जो दोनों खबरें एक साथ चली पूरे देश में। वो थी, किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट प्रस्तुत किया गया, कुमार विश्वास ने उनको कहा अवसरवादी। मैंने 2 पंक्तियां ट्वीट कर दी थी उस समय पर। क्या थी तो वो पंक्तियां? वो विमर्श पूरा बदल गया। इनकी जो योजना थी ईमानदार बेदी, नहीं वो मैंने उनके लिए तो नहीं कही थी, लेकिन उसका भावार्थ जा रहा था किसी भी आंदोलन या किसी भी एक सत्य की लड़ाई में से लोगों का डिच कर जाना। वो सबने उनको सुना कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। महाराणा प्रताप का संघर्ष हो चाहे, जिसमें राजा मानसिंह ने नेतृत्व किया और एक स्वतंत्रता की इतनी बड़ी जो चेतना थी उसके खिलाफ वो खुद ही उतर गए मानसिंह। कोई भी जब भी ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा होता है कि अपने घर से कोई व्यक्ति उस आंदोलन की शुचिता पवित्रता को डिच कर देता है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों ने पार्टी में भी कहा कि गलत कर दिया कुमार ने, और किरण बेदी पर सवाल उठाओगे तो लोग तुमको डिस्कार्ड कर देंगे। मेरे परिवार से भी कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बहुत गलत किया है तुमने। मुझे लगा भाई सच तो यही है, लेकिन धीमे धीमे आप लोग जो एडिटर्स पैनल पर बैठे हुए लोग थे, जो देश के मध्यम वर्ग का डिस्कोर्स तय करते हैं, एजेंडा तय करते हैं, शाम की बहस और खाने के वक्त की बातचीत तय करते हैं, आप लोगों ने भी वही सवाल उनसे पूछने शुरू किए जो मैंने उनके ट्वीट के जरिए उठाए थे कि आप तो ये कहती थी सीबीआई स्वतंत्र करिए। आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला था, आपको याद होगा चुनाव से 3-4 दिन पहले आपने प्रोग्राम किया था। सारे चैनल्स के प्रोग्रामों में ये बोला, जो बड़े बड़े 101 शो हुए और जो रैलियों में भी बोला। तो दिल्ली में बहस शुरू हो गई कि किरण बेदी अवसरवादी तो हैं, इनको सीएम का लालच आ गया और ये देश बड़ा इमोशनल है इस मामले में। उसको जरा सा लग जाए कि आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो वो आपके पीछे खड़ा नहीं होता, और उसको लग जाए कि डाउटफुल नहीं है तो फिर वो आपके पीछे खड़ा हो जाता है। अपने अंधा आंदोलन से लेकर जयप्रकाश जी से लेकर और पूरा आजादी का आंदोलन आप उठा लीजिए। तो धीमे धीमे मध्यम वर्ग ने ये बहस छोड़ दी। फिर किरण जी
के अंदर भी एक गिल्ट चली गई, क्योंकि वो भली महिला है, भद्र महिला है। वो पुलिस अधिकारी होने के अतिरिक्त एक मां भी हैं, एक बहन भी है, एक बेटी भी है। मुझे याद है 2 साल पहले उनकी बहन रीटा जी का स्वर्गवास हुआ था कैंसर से, तो वो कितनी हिली हुई थी। मैं उनसे मिलने गया था, बहुत दर्द में रहती थी, क्योंकि वो बड़ी बहन की भूमिका निभा रही थी। उनके अंदर भी कहीं ये गिल्ट चली गई कि मैं ये गलत कर रही हूं, मेरा तो स्टैंड कुछ और था। तो उनकी बातचीत में वो फंबलिंग आने लगी। किरण बेदी जैसी वक्ता, 2 टूक वक्ता, पत्रकारों के आगे बोल नहीं पाई। जब जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, या तो वो शो छोड़ गई, या वो कुछ और बात करने लगी, कोई और कहीं और चली गई। वो भी व्हाट्सएप पर बड़ा वायरल हुआ। तो धीमे धीमे लोगों ने उनके नेतृत्व को प्रश्न चिन्हों में घेर दिया, मध्यम वर्ग ने। लोअर मिडिल क्लास तो पहले भी उनसे कोई बहुत इंप्रेस नहीं था, माइनॉरिटीज इंप्रेस नहीं थी, लोअर क्लास भी इंप्रेस नहीं थी। तो इसका बड़ा फायदा पार्टी को मिला। क्या बीजेपी ने उनको स्केपगोट की तरह यूज किया? बीजेपी का एक सूत्रीय फार्मूला मुझे लगता रहा होगा शुरू में, जो हमने रैलियों में बोला बाकायदा, वो भी नारा दिल्ली में खूब चला, जीत गए तो मोदी और हार गए तो बेदी। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी फंसी हुई थी, बाकी प्रदेशों में वो अपने मुख्यमंत्री प्रत्याशी के साथ पहुंची थी। दिल्ली आते आते उनको मुख्यमंत्री प्रत्याशी बिना घोषित किए वो उतरना चाह रहे थे। हमने उस पर भी सवाल खड़ा किया। फिर यहां आते आते उन्होंने मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाया, तो जनता को और लग गया कि डेस्परेट बहुत हैं। वो एक उर्दू में एक जुमला है ना कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी दवा करने की कोशिश की, आपने देखा होगा एक रैली में सतीश उपाध्याय जी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरे पुराने मित्र और मेरे साथी सतीश उपाध्याय जी, वो प्लास्टर था। सतीश उपाध्याय जी की 1.5 वर्ष की जो मेहनत थी उसके ऊपर ये प्लास्टर था। तो ये सब कुछ करा, लेकिन मर्ज बढ़ता चला गया और भाजपा उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। भाजपा कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन आपने कैसे कंट्रोल किया और आपकी रणनीति क्या थी? साथ ही साथ हम भी जानेंगे कि कुमार विश्वास कैसे बन गए भविष्य वक्ता, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट की थी कि आम आदमी पार्टी को 67 और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीट मिलेंगी। उससे पहले अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके थे कि कांग्रेस को 0 मिलेंगी, यानी कांग्रेस को 0, बीजेपी को 3, तो आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए थी 67। तो इसका प्रिडिक्शन कैसे हुआ, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कुमार विश्वास से, जिन पर दिल्ली की जनता ने भरपूर विश्वास किया है, जिनकी भाषण को सुनकर बम्पर वोटिंग करी है दिल्ली की जनता ने। कुमार विश्वास जी, अरविंद केजरीवाल ने शर्त लगाई थी और मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि मैं वो शर्त हार चुका हूं। सुनते हैं कि ऐसे शर्त लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने हमसे, फिर मैं आपकी भविष्यवाणी पर आऊंगा। कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बढ़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बढ़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है? बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से। लाइए लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए, और मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा। साइन करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, इसीलिए दिल्ली की जनता से अपील है कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। तो कुमार जी, डिनर की शर्त लगी थी, डिनर में हार चुका हूं और इस डिनर में मैं आपको भी बुलाऊंगा। अभी तो अरविंद व्यस्त है, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया नहीं है, लेकिन अरविंद ने जी अरविंद ने भविष्यवाणी की थी कांग्रेस की। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। कांग्रेस ने मुझे बता दिया था रात को ये बात जी। आपसे मिलने के बाद रात को जब हम बैठे थे तो बताया था कि आज मैंने दीपक चौरसिया को लिख के दे दिया है कि 0 आएंगी सर जी। जी, तो आपने 3 सीटों की भविष्यवाणी की थी, यानी आपको मिली 67। तो ये भविष्यवाणी कैसे कर दी थी आपने? जी पता नहीं कैसे मैंने जो सभाएं की थी, मैं हर सभा में नियमित रूप से एक वाक्य दिन में 4-5 बार बोलता था
कि अहंकार भगवान का भोजन है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ईश्वर क्या खाता है, तो उसने कहा कि अहंकार खाता है। कांग्रेसियों, तुमने अहंकार किया तुम 48 से 8 पर आ गए। भाजपाइयों, तुम अहंकार में हो, 30 से 3 पर आओगे। और जनता ताली बजाती थी। वो हमारे यहां एक उपनिषद में कथन है ऐसा कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजती है। तो मैं कवि तो ठीक सा नहीं हूं, थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करने की कोशिश करता हूं लिखने में, लेकिन शायद सरस्वती ये कहला रही थी और 3 सीट आई। तो जब ये 3 सीट आई तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से फोन आए, लोगों ने वो काट काट के व्हाट्सएप करा के कुमार विश्वास 1 महीने से ये बात कह रहे थे कि भाजपा की 3 सीटें आएंगी, 3 सीटें आएंगी। तो ये जनता ने सिद्ध कर दिया। चलिए, आपकी जिह्वा पर सरस्वती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन चींटी चढ़ी पहाड़ पर जो अरविंद केजरीवाल बार बार एफएम रेडियो पर बोल रहे हैं, हमको पता है वो कुमार विश्वास का कंटेंट है, कुमार विश्वास ने उसको पूरा लिख कर दिया है। एक बार कुमार जी आपकी आवाज में उसे सुना दीजिए। नहीं, मेरा कंटेंट नहीं है कि मैं कुछ लिख के नहीं देता, लेकिन वो बड़ी प्रसिद्ध और आत्मबल के लिए बड़ी मशहूर कविता है, एक प्रासंगिक है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये दरअसल आप इसको ये भी मानिए कि ये छोटे सपनों की जीत है। जब आप बार बार ये कहते थे और देश कहता था कि 41 चुनाव लड़ाए हैं उन्होंने, कभी हारे नहीं हैं, वो राजनीति के चाणक्य हैं। तो मुझे याद है कि मैं एक बड़े पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने पहली बार किसी चैनल पे एक वाक्य बोला जिसे मुझे अंदर तक छुआ उस वाक्य ने। उन्होंने कहा भी मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन इंद्रप्रस्थ है ये, अश्वमेध के जो घोड़े हैं या ऋषि कुमारों ने बहुत पकड़े हैं। तो उसका संकेत यही था कि ऋषि कुमार मतलब जिनके पास साधन नहीं है, जो जंगल में रह रहे हैं, आराम से सामान्य जीवन बिता रहे हैं, और अश्वमेध का घोड़ा राजा का छोड़ा हुआ घोड़ा था। तो इसके लिए कोई अहमन्यता नहीं है, कोई स्वाभिमान भी नहीं है, ये नियति निर्धारित है। इसमें कोई बड़ा काम अरविंद केजरीवाल या कुमार विश्वास की सभाओं का नहीं है, ये नियति निर्धारित है। और अगर हमने भी ऐसा किया तो जनता हमारे साथ भी ऐसा कर सकती है। दुष्यंत ने एक पंक्ति 77 में कही थी इंदिरा जी के बारे में कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और उसी गजल में एक मिसरा कहा था कि तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। तो चाहे आपके टीवी के दर्शक हो, चाहे मतदाता हो, चाहे कवि सम्मेलन के श्रोता हो, तीनों में से किसी को टेकन ग्रांटेड मत लीजिए, ये किसी के नहीं है। ये आप सत्य के साथ हैं, आपका कंटेंट ठीक चल रहा है, आपके साथ हैं। कल आप नहीं होंगे तो आपके साथ नहीं होंगे। ये सबक मुझे कवि के रूप में भी मिला है और राजनीति के एक नौसिखिए के रूप में मिला है। और उम्मीद है कि इस सबक को मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारा मंत्रिमंडल, देश भर में काम करने वाले लोग इसे याद रखेंगे। तो आप मानते हैं कि मोदी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने रोक दिया है? लव हुए अरविंद केजरीवाल और कुश हुए आप? नहीं, ये मैंने ये मोदी जी ने दिल्ली में कहा, मैंने नहीं कहा। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, आपको याद होगा, आप चला सकते हैं उनको, जो देश का मन है वही दिल्ली का मन है, और जो दिल्ली का मन है वही देश का मन है, जो दिल्ली चाहता है वही देश चाहता है। तो दिल्ली ने बता दिया कि दिल्ली ये चाहता है। इसीलिए मैंने आपके इंटरव्यू में शुरू में कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोबारा स्वयं पर विचार करने का समय है और हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्मचिंता का विषय है कि अगर 9 महीने पहले के उस 3D प्रचार को, जिसमें मनमोहन सिंह के महामौन को भरने वाला एक मुखर आदमी आया और जिसने कांग्रेस के प्रति पैदा हुए अविश्वास जो हमने पैदा किया अपने आंदोलन से, उसकी वेव पर चढ़कर 7 रेस कोर्स तक का सफर तय किया, अगर उसको दिल्ली का मध्यम वर्ग और दिल्ली के लोग ये कह सकते हैं कि देखिए गलत कर रहे हैं आप, ये छोटा सा जनादेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, तो हम तो बहुत ही छोटे हैं। हम तो एक 29 राज्यों में से एक जरा सा राज्य जिसके पास स्वायत्तता नहीं है, जिसके पास अपनी पुलिस नहीं है। तो हमको तो ज्यादा मेहनत करनी है, हमको ज्यादा बड़े परीक्षा पास करनी है। बिल्कुल, लेकिन क्या आप मानते हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज को संबोधित करती है वो कई बार राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के बीच का अंतर भूल जाती है। उसका निर्माण हुआ था कांग्रेस के निर्लज्ज तुष्टीकरण के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में बड़ा निर्लज्ज तुष्टीकरण किया, उसके खिलाफ इसका निर्माण हुआ था। लेकिन धीमे धीमे वो अपने विरोधी से लड़ते लड़ते उस जैसी हो गई। ये युद्ध के सामान्य नियम है कि आप जिस प्रतिपक्षी से लड़ते हैं, बहुत दिन बाद आप उसी के हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी को भी ये सीखना पड़ेगा कि अगर हम इन पार्टियों के काले धन से लड़ रहे हैं, हम इनकी जाति पाति की राजनीति से लड़ रहे हैं, हम इनकी धार्मिक विद्वेष की राजनीति से लड़ रहे हैं, तो हम इसमें ना फंस जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा दीपक जी के चुनाव से एक दिन पहले, जिस दिन रात को चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, सबसे भीषण हमला हमारे ऊपर हुआ भाजपा का। एक इमाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो शाही मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, मस्जिद के शाही इमाम हो गए। मस्जिद का शाही हट गया और वो इधर से उनमें जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं समर्थन देता हूं,
और उसके बैक टू बैक वित्त मंत्री ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए 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 ये क्या कर रहे हैं, और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सारे लोग उतरे, यानी कि वो मेजोरिटी से कहना चाहते थे कि अब आप जुड़ जाओ। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल होने शुरू हो गए, हिंदू अब तो जाग जाओ, देखो इमाम इनके साथ आ गए, ऐसी बातें। मैं सोशल नेटवर्किंग संभालता हूं अपनी पार्टी की, दीपक जी, मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज को वायरल करने में कितना वक्त लगता है। उसके लिए आपका मटेरियल पहले तैयार होना चाहिए, लाइन में लगे हुए होने चाहिए, फोन नंबर कैसे जाता है व्हाट्सएप का मैसेज, तो इसका मतलब वो रणनीति पहले तैयार हो चुकी थी कि पोलराइजेशन करो। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में यह भी पहली घटना हुई कि एक पार्टी ने आकर 15 मिनट बाद कहा थैंक यू, नो थैंक यू, आप दिल्ली के नागरिक हैं, हमें वोट दीजिए, पर आपकी अपील को हम स्वीकार नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि ये सज्जन जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। स्मृति ईरानी जी जो इस समय एचआरडी मिनिस्टर हैं, उनके और इनके उर्दू के लगे हुए पोस्टर पूरे चांदनी चौक इलाके में मैंने देखे हैं। ये सज्जन कांग्रेस के साथ पिछली बार जा चुके हैं, सपा के साथ भी जाते हैं, फतवे देते हैं, बसपा के साथ भी जाते हैं। पहली पार्टी थी जिसने कहा कि हम राम रहीम और इन सब के चक्करों में नहीं पड़े हुए हैं, हमें पूरी दिल्ली के लोगों का समर्थन और स्नेह चाहिए। इसका मध्यम वर्ग में बड़ा प्रभाव गया, तो इन सारी चीजों को लोगों ने स्वीकार करा। इन सारी चीजों को लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन लोगों में भी डर है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी धरना देना कब बंद करेगी? नहीं, अब रोहतक में एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, बताइए क्या करें? धरना ना दे तो क्या करें, कहां सवाल उठाएं? हरियाणा की अपन सदन में है नहीं, पार्लियामेंट खुलेगा तो चारों हमारे सांसद सवाल उठाएंगे। राज्यसभा में अभी हम है नहीं, 3 सीटें राज्यसभा में हमको शायद मिलेंगी, लेकिन जब वो टर्न पूरा होगा दिल्ली वाले सदस्यों का, तब हम आएंगे। तो धरना करेंगे तो प्रधानमंत्री कहेंगे अराजक है, नक्सली है, इनको तो जंगल भेज दो। वो तो भला हो दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के लोगों का कि हमको दिल्ली में ही रख लिया, वरना भेज भी सकते थे जंगल। दामिनी की इज्जत उठे तो कहां जाएं? धरना ना करें तो क्या करें बताइए? प्रदर्शन ना करें तो क्या करें? तो धरना प्रदर्शन पार्टी के जो सदस्य होंगे, पार्टी के संगठन के जो लोग होंगे, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। अन्यथा अब एक विधायी संवैधानिक सरकार में है, उस सरकार के माध्यम से भी देश के सारे नेताओं से और देश के जो कर्णधार इस समय मंत्रालयों में बैठे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, उनके पास अपनी बात पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या धरना करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। भगवान न करे इस देश में ऐसी स्थितियां आए। पिछली बार तो एक बहन की इज्जत का सवाल था, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही थी, गृह मंत्री समय नहीं दे रहे थे मिलने का, प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे थे। तो मुख्यमंत्री एक मनुष्य भी तो है ना, मुख्यमंत्री एक भाई भी तो है, दिल्ली का एक नागरिक भी तो है, जिम्मेदारी उसकी भी तो बनती है ना। दामिनी के कांड में क्या हुआ? 17 तारीख की रात को घटना हुई, 18-19 तारीख तक केवल बहसें चलती रही, टीवी चलता रहा। 20 तारीख तक जब कुछ नहीं हुआ, तब देश के युवकों का गुस्सा भड़का। तब मैं, मनीष, हम लोग 21 तारीख को तब वहां पहुंचे विजय चौक पर, और तब पुलिस ने बर्बरता प्रारंभ की। तो 2-3 दिन आदमी प्रतीक्षा करता है कि देश के लोग सुनेंगे। और क्यों गए थे? हमने कहा प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे, गृह मंत्री सुन नहीं रहे, दिल्ली की मुख्यमंत्री सुन नहीं रही। तो दिल्ली का बाबा कौन? इस देश का सबसे बड़ा कौन? इस घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन? प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी। भारत के इतिहास में पहली बार उनके दरवाजे पर प्रदर्शन हुआ और उससे सरकार जागी और कम से कम वो लोग गिरफ्तार हुए। न्याय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई, तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। इसमें मुख्यमंत्री बनना ना बनना क्या महत्वपूर्ण है? भगवान न करे कोई ऐसी पोजीशन आए, और हम लोग अभी हैं, संगठन के लोग हैं, हम अपनी आवाज को आगे लेके जाएंगे। कुमार विश्वास 2016 में हमको राज्यसभा में एक अच्छा स्पीच देते हुए दिखाई देंगे? संपर्क शायद टूट गया। कुमार, हमको आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, लगता है आपका टेलीफोन कट गया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपके पास लौटते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार विश्वास जी। कुमार भाई, क्या हमको आपकी दमदार स्पीच अब राज्यसभा में सुनाई देगी? वो अभी बहुत समय है, अभी तीनों सीटों के लिए बहुत समय लगेगा। और दूसरा, मेरी पार्टी तय करेगी कि किसको जाना चाहिए, किस सदन में कौन व्यक्ति शोभा देता है। हमारे लोकसभा में 4 सांसद हैं और आप देखते हैं कि वो चारों बहुत दमदारी के साथ बोलते हैं। भगवंत मान और प्रोफेसर गांधी बहुत अच्छे से बात उठाते हैं। राज्यसभा देश का उच्च सदन है, इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की परंपरा पर भारत में बनाया गया था। वहां ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपनी बात को बेबाकी के साथ, राजनीतिक इतिहास के उद्धरणों के साथ और समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार बोल सकें और आपकी आवाज रेखांकित कर सकें। और उस समय जो राष्ट्रीय संयोजक होंगे, जो पार्टी की यूनिट होगी, वो जिसके नाम पर जो निर्णय लेगी वो स्वीकार किया जाएगा। कुमार भाई, शपथ विधि का क्या कार्यक्रम है? क्या आप लोग मेट्रो से जाने वाले हैं इस बार? नहीं, ऐसा मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मन नहीं है, मैंने तो यही सुझाव दिया है। दूसरा, शपथ विधि और मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के नाम,
ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सरकार भी उनसे पूछती है कि आप किसको आमंत्रित करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी गेस्ट लिस्ट ली जाती है। बाकी आपको याद होगा पिछली बार की शपथ विधि में भी मैं, मेरा परिवार, अरविंद के माताजी पिताजी और अरविंद की पत्नी और बच्चे, हम लोग जनता में बैठे हुए थे। मुझे याद है कि तिमारपुर और कौंडली विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे वो हम लोगों के साथ बैठे हुए थे। तो हम तो इस बार भी वहीं बैठेंगे। ये पहली शपथ विधि थी पिछली बार जिसमें वीआईपी बॉक्स खाली था और जनता का जो मैदान था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। तो मुझे अब भी उम्मीद है, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, बंबई के बहुत सारे सिने अभिनेताओं के, हीरो हीरोइंस के, कि हम भी आना चाहते हैं इस ऐतिहासिक क्षण में। मैंने कहा भाई देखिए आप आइएगा, हम तो जनता में बैठ जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई विशेष प्रावधान इस तरह का कर रहे हैं। तो ये तो सरकार तय करेगी या मुख्यमंत्री तय करेंगे या मंत्रीगण तय करेंगे कि किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं तो जनता में खड़े होकर उस ऐतिहासिक क्षण का आनंद लूंगा। मतलब कोई वीवीआईपी गैलरी नहीं होगी? नहीं, वीवीआईपी गैलरी पिछली बार थी, सुरक्षा के लिए होती है। आपको याद है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने शपथ विधि में भाग लिया था। इस वर्ष भी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे, लेकिन अधिकतम हमारे जो कार्यकर्ता नेता हैं, जैसे संजय भाई हैं, बड़ा अद्भुत काम उन्होंने किया है। पिछली बार वो भी पीछे बैठे हुए थे। अब बाकी साथी हमारे जो आए हैं, नया आशुतोष जी आए हैं, योगेंद्र भाई हैं, आशीष खेतान है, राघव चड्ढा हैं, सब लोग सब पीछे बैठेंगे, जनता के बीच बैठेंगे। और यही आनंद होना चाहिए उस कार्यकर्ता की। सोचिए ना, जिसने नरेला में मेहनत की है, जिसने मुंडका में मेहनत की है, जिसने नजफगढ़ में अपना पसीना लगा दिया है, जो लड़ा है जाकर कृष्णानगर की गली गली में, तो उसका सम्मान तो होना चाहिए ना। वो वीवीआईपी गैलरी में नहीं बैठ सकता तो कुमार विश्वास क्यों जाकर बैठेंगे? कुमार विश्वास तो गए, भाषण दिया, तालियां बजवाई, वोट कन्वर्ट की, गाड़ी में बैठे, फिर दूसरी सभा में चले गए। पर उस सभा को बनाने के लिए उसने तो 15 दिन लगाए थे ना, एसएमएस भेजे थे, गली गली पोस्टर चिपकाया, अब दिया था कुमार विश्वास आएंगे, उनका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए आइए। उस कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि सत्ता के और इस भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय के बाद भी उसके साथी जो आगे काम देखते हैं उनमें किसी तरह की अहमन्यता नहीं आई है। उस बोध के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उसके बीच रहें। चलते चलते क्या आप बिजली कंपनियों को बदल देंगे? क्योंकि आपने आरोप लगाया है कि सब बिजली कंपनी जो हैं वो गलत ढंग से उगाही करती है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। नहीं, वो तो जो बिजली विभाग देखेगा उस मंत्री का काम होगा, लेकिन जो हमारा वादा है कि हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे। शीला सरकार नहीं करा रही थी, हमने पिछली बार भी सीएजी ऑडिट के लिए आवेदन कर दिया था, और ऑडिट ना कराया जाए इसके लिए शीला जी की सरकार कोर्ट में गई कि नहीं साहब ये बिजली कंपनियां तो बड़ी भली हैं, प्लीज इनका ऑडिट मत कराइए। भाई क्यों? ऑडिट हो जाने दीजिए ना, सीएजी तो स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक, कर लेगी तो बता देगी दूध का दूध पानी का पानी क्या है। फर्जी जो आपने बिलिंग कर रखी है, फर्जी घाटे दिखा रखे हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज को, जिनका भुगतान आप जनता से करा रहे हैं बिजली के बिल बढ़ा बढ़ाकर, उसके खिलाफ तो काम करना पड़ेगा। और देश में ये अकेले व्यापारी नहीं है जो बिजली दे सकते हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं। इस देश की राजनीति को भी यह भ्रम था कि 70 लड़के लड़कियां कहां से आएंगे। तो देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने सिद्ध किया कि भारत माता की कोख रत्न प्रसवनी है, इतनी वंध्या नहीं है कि 70 अच्छे लड़के लड़कियां ना दे सके। ऐसे ही देश के कॉर्पोरेट भी, देश के जो उद्योगपति हैं वो भी इतने कमजोर नहीं है कि वो अच्छी बिजली ना दे सकें, सप्लाई ना कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि या तो ये सही हो जाएंगे या इनके विरुद्ध जो जांच होगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, अन्यथा नई व्यवस्थाएं भी कर दी जाएंगी। नई व्यवस्था कर सकते हैं आप? मतलब बिल्कुल। अब दिल्ली के हित में दीपक जी जो उचित होगा, मेरे लिए तो संगठन के आदमी के होने के नाते मुझे तो वो वाक्य अद्भुत लगता है कि जब देश के थल सेना अध्यक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को आकर कहा कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी इंट्रोड्यूसर आकर मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको मारो, तो उन्होंने कहा वो सीमा पार करके चले जाते हैं, तो उसने कहा सीमा पार करके मारो। शास्त्री जी ने कहा, तो थल सेना अध्यक्ष ने कहा सर देन दिस इज ए वॉर, ये तो युद्ध हो जाएगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो उचित है वो करो, युद्ध हो या शांति हो। तो दिल्ली की भलाई के लिए जो उचित हो, किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो और वो बदतमीजी पर उतरा हुआ हो, सीएजी की रिपोर्ट उसके खिलाफ हो, उसने फर्जी बिलिंग कर रखी होगी, तो वो भी उसके लिए भी आवेदन करेंगे। या यही लोग ठीक कर रहे हो तो इन्हीं से बिजली लेंगे। हमारी प्राथमिकता यह है कि कॉर्पोरेट कंपनी अपना काम करें, अपना मुनाफा लें, लेकिन गैर वाजिब मुनाफा ना लें, लूटे ना, आम आदमी को लूटकर अपनी तिजोरियां ना भरें। इसके खिलाफ हमारा स्टैंड पहले से है। अच्छा, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर खबर आई है कि अन्ना हजारे 24 फरवरी को मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। क्या आप कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में अन्ना का समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से पूरा समर्थन है, लेकिन अन्ना जी से भी मेरा अनुरोध यह है, मैं मिलूंगा उनसे जाकर, समय अगर वो दे पाएंगे रालेगंज या दिल्ली आएंगे। क्योंकि देखिए, जिस समय वो जन लोकपाल बना, जो लुंज पुंज लोकपाल जो जनरल वीके सिंह साहब और किरण बेदी जी की मंत्रणा से बनाया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति को उसका पुरस्कार तुरंत मोदी जी ने दे दिया,
मतदान से 1 महीना पहले भाजपा ज्वाइन करा के उन्हें मंत्री बना दिया गया। दूसरी मतदान के प्रत्याशा में थी कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, दिल्ली ने उसको असफल किया किरण बेदी जी। उस समय तो सब लोग कह रहे थे कि अच्छा लोकपाल है, नृत्य हो रहा था, रालेगंज सिद्धि से आप लाइव दिखा रहे थे, सब डांस कर रहे थे, तिरंगा फहराया जा रहा था, लग रहा था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अब तो लोकपाल बन गया। हो गया आज 10 महीने, कुछ हो गया क्या? तो पहले तो उस लोकपाल पे बहस दोबारा शुरू हो गई। इन दोनों पार्टियों ने देश का कैसे बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमने जो लोकपाल का मसौदा रखा था दिल्ली में, राज्यों में भी लोकपाल होता है, भाजपा के लोग भ्रम फैलाते हैं, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार थी, उसका नाम भी लोकपाल ही था। राज्य का जो लोकायुक्त जिसे हम लोकपाल कहते हैं, ये जन लोकपाल का मसौदा ठीक वही है अक्षरशः जो दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र के लिए तैयार हुआ था। तो हम तो हिम्मत दिखा रहे हैं, अब जरा ये दिल्ली में भी दिखाएं। ये जो लोकपाल पास करने के लिए दोनों सदन एक हो गए थे, कांग्रेसी और भाजपाई, अब जरा करके दिखाएं। तो अन्ना जी सबसे पहले इस पर चर्चा करें कि वही लोकपाल, लोग भूले नहीं है इस देश के, जिसके लिए 13 दिन उन्होंने अपनी हड्डियां गलाई, जिसके लिए आप सब लोग चिलचिलाती धूप में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, जिसमें इस देश के लोगों ने व्रत कर लिया, माएं रोने लगी, बच्चों ने खाने नहीं खाए, टिफिन छोड़ दिए, उसी लोकपाल को जब तक ये दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई का एक लिटमस टेस्ट दिल्ली ने इस सरकार को दे दिया है। आगे भी नहीं करेंगे तो अभी दूसरे राज्यों में चुनाव बाकी हैं, कब तक बचेंगे? चुनाव तो रहेगा, मतदाता के सामने जाना पड़ेगा, मतदाता के सामने। तो क्या है, अन्ना के सामने शर्त है कि पुराना लोकपाल फिर लाया जाए और अन्ना उसी के लिए आंदोलन करे, तभी आम आदमी पार्टी समर्थन देगी? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अन्ना ने ही वो ड्राफ्ट तैयार किया था। अन्ना एक एक विधा पर बैठे थे। मुझे याद है कि शांति भूषण जी और मनीष और अरविंद और किरण जी समझाते थे कि ये, अन्ना कहते थे नहीं इसमें इतना समझौता नहीं चलेगा, इस वाले अधिकारियों के लिए ये नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी सजाएं चलेंगी। तो अन्ना ने खुद ने ड्राफ्ट किया है। अन्ना ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, जिस लोकपाल पर अन्ना ड्राफ्टिंग कमेटी छोड़कर चले आए थे, दोबारा आंदोलन किया। मुझे लगता है कि अन्ना अपने उस स्टैंड पर कायम रहेंगे और आज भी देश उन्हें स्नेह करता है, हम सब उनका आदर करते हैं, वो इस आंदोलन के पितृपुरुष हैं। वो अगर ऐसा आंदोलन करेंगे तो मंच के ऊपर या मंच के नीचे या जनता को पानी पिलाने के लिए या पीछे नारा लगाने के लिए वो जो भी काम हमें सौंपेंगे, मुझ जैसे कार्यकर्ता को सौंपेंगे, मैं करूंगा। मतलब आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर वही जन लोकपाल जिसके लिए लड़ाई हो रही है और जिसके लिए 2 लोगों को उसमें प्लांट करके उसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी और हमारे विरुद्ध भी तरह तरह के बयान दिलवाए गए, दिए गए, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, सवाल उठाए गए, इस आंदोलन को खत्म करने, इस पार्टी को नष्ट करने की योजना इन दोनों पार्टियों ने बनाई थी। दिल्ली की जनता ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है अन्ना उस लड़ाई को दोबारा रेखांकित अगर करेंगे तो देश का भला होगा। भ्रष्टाचार मुक्ति का जो यज्ञ उन्होंने चलाया है उसकी अच्छी आहुति हो पाएगी। चलिए कुमार विश्वास जी, आपने हमसे बात की, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके सामने कई सारे चैलेंज खड़े हुए हैं। चींटी चढ़ी है पहाड़ पर और आपने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद यही करते हैं कि आपकी कभी हार ना हो, आप अजेय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उर्दू के शायर हैं, हमारे दोस्त हैं फराज साहब, उनका एक शेर है, रामपुर के शायर हैं कि मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। तो जो मीडिया की जिम्मेदारी है आईनादारी की, कि वो दाग भी दिखाता रहे और खूबसूरतियां भी दिखाता रहे चेहरों की, आप उसको सन्नत तरीके से निभाते रहें। दिल्ली की जनता से और देश की जनता से इतना ही कहना है, हो सकता है हमें अनुभवहीनता हो सकता है थोड़े हमारे अनुभव कम हो, पर यकीन रखिए हमारे इरादे वही हैं जो आपके हैं। हम सचमुच इस देश को अच्छा चाहते हैं, विश्वगुरु चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। हमें सहयोग भी दीजिए, डांट फटकार भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए, लेकिन हमसे नाराज मत होइए, घृणा मत करिए, इतने बुरे नहीं है, सचमुच आप जैसे ही हैं, देश बदलना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुमार विश्वास, जिन्होंने कहा कि अन्ना के आंदोलन में आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन देने जा रही है।